नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय देश में आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर मामला इस समय उछला हुआ है और मामला काफ़ी गंभीर है। आप सभी को पता है कि देश के इतिहास में आरक्षण को लेकर रिजर्वेशन को लेकर राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर राजनीति करते रहे हैं, चाहे वो आज़ादी से पहले का समय हो या फिर वो आज़ादी से बाद का समय हो। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने के लिए जा रहे हैं कि इस समय जो SC ST आरक्षण रिजर्वेशन का जो मामला है, कैटेगराइजेशन को लेके जिसका हमें करना है वर्गीकरण। लेकिन इससे पहले हम कुछ आरक्षण के रिजर्वेशन के इतिहास के ऊपर एक छोटी सी नजर डालते हैं। ये बात है सन 1930, 31, 32 के आसपास की, जिस समय के इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने इंग्लैंड के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला और उन्होंने भारत में फूट डालो राज करो नीति को एक बार फिर से लागू करने का असफल प्रयास किया। यह बात है 1932 की, जब उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तत्कालिक प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में 1932 में भारत के लिए कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, जिस पुरस्कार के अंतर्गत सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग से चुनाव होगा, पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत जैसे कि मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और ईसाई समुदाय और अन्य दबा कुचला वर्ग के लिए उसमें प्रावधान किए गए कि अब आने वाले समय में इनके इलेक्शंस और इनके चुनाव अलग से होंगे। 1932 के इसी दौर में आपको पता ही होगा कि हमारे देश के महान नेता श्रीमान बाबा साहिब अंबेडकर साहब ने इस समर्थन के लिए कहा कि भाई ये जो पुरस्कार है ये अन्य दबा कुचला जो वर्ग है उनके उत्थान के लिए है। इसी विचार पर लेकर गांधी जी और अंबेडकर साहब के मध्य मतभेद पैदा हो गए, लेकिन गांधी जी के द्वारा पूना की जो जेल थी, यरवदा जेल, उसमें गांधी जी अंबेडकर जी के मध्य एक पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ, जो 1932 में उसी जेल के अंदर हुआ। उस समझौते के तहत यह प्रावधान किया गया कि आने वाले समय में अन्य दबा कुचला जो वर्ग है उनको आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस तरह से हमारे इतिहास में पहली बार अगर हम देखें कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के साक्ष्य प्राप्त हमें देखने के लिए मिलते हैं। आजाद हुए और आजादी से ठीक पहले आपको पता होगा कि 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई और संविधान सभा ने यह प्रावधान किया, हमारे संविधान में यह कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन दिया कि यह आरक्षण हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, जब तक कि देश में जो भी हमारे समुदाय हैं वो जब तक मुख्य धारा में यानी मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाते, तब ऐसे इस प्रकार के वर्गों के लिए आरक्षण या फिर रिजर्वेशन का प्रावधान रहेगा। इसी का हवाला देते हुए अभी हाल ही में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये कहा कि आरक्षण हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। आजादी के बाद यह मुद्दा सबसे पहले अगर हाईलाइट हुआ तो पंजाब राज्य में हमें देखने के लिए मिलता है। पंजाब स्टेट और पंजाब राज्य में 1975 के समय 1975 में SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जिसे हम कहते हैं जाति, उसमें 25% आरक्षण को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी कि आरक्षण के अंदर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, कैटेगराइजेशन कर दिया। इसी को हमने कहा आरक्षण का वर्गीकरण। तो इसे दो लिस्ट में कर दिया, दो सूचियों में कर दिया डिवाइड। इसका बड़ा सिंपल भाषा में मतलब होता है कि आरक्षण के अंदर ऐसे लोगों को आरक्षण प्रदान करना उस सूची में जो अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाए हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना। और इसी के साथ अगर आपको याद होगा तो 2004 में चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट जो हमारा राज्य था उसका केस देखा गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये साफ साफ कहा है उस केस में कि इसका फिर से प्रावधान के ऊपर हमें अनुशंसा करनी चाहिए, इसके ऊपर हमें फिर से सोचना चाहिए कि जो SC हो ST हो कुछ भी हो, उनके अंदर जो लोग पहले से आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं, यानी कि जो पहली पीढ़ी आरक्षण का फायदा उठा चुकी है, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि जो SC ST OBC में तो खैर पहले से ही क्रीमी लेयर का प्रावधान है, लेकिन SC ST में क्रीमी लेयर लानी
चाहिए। और इसी के साथ ही 2020 में एक न्यायाधीश हुए विक्रमनाथ जी, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण हमें अब करने का समय आ गया है और आरक्षण के अंदर जो लोग पहले से समृद्ध हो चुके हैं, सिंपल सा मतलब जो ग्रेड ए के ऑफिसर हैं, आईएएस और आईपीएस हैं, उन्हें अब आरक्षण का फायदा उनकी अगली वाली पीढ़ियों को नहीं मिलना चाहिए और मुख्य तौर से फायदा मिलना चाहिए उनको जो कि अभी तक उसी सूची में फायदा नहीं उठा पाए हैं। मतलब एससी और एसटी में ऐसे लोगों को आरक्षण का, रिजर्वेशन का नौकरियों में फायदा मिलना चाहिए कि जो अभी तक किसी भी तरीके से उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस समय 7वीं जो संवैधानिक पीठ है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसे हम कहते हैं, जो 7 न्यायाधीशों की इस समय उसके ऊपर फिर से पुनर्विचार कर रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा की जा रही है, जो चिनैया केस का हवाला देते हुए उसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए रेडी तैयार हुए हैं। साथ ही में हम इसमें यह भी देखते हैं कि हमारे संविधान में आरक्षण को लेकर कैसे आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 जो है वो रिजर्वेशन की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। अनुच्छेद 16 में ये साफ साफ कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर की समानता होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से एससी को 15% आरक्षण है हमारे संविधान में। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जिसे हम कहते हैं जाति 15% आरक्षण, एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति 7.5% और ओबीसी 27% आरक्षण के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ये, अच्छा ओबीसी के लिए 27% का प्रावधान किया गया मंडल कमीशन, मंडल आयोग की सिफारिश पर, जो कि बना 1991 में 1991 में, और संविधान में 103वां संशोधन अधिनियम किया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया गया। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इज नॉट फॉर लाइफ टाइम। इसी के लिए हमने संविधान में एससी आयोग के लिए आर्टिकल 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत एससी आयोग होगा जो कि एससी के वेलफेयर के लिए कार्य करेगा, उनके रखरखाव के लिए कार्य करेगा। 338 ए के तहत एसटी के लिए आयोग होगा और 338 बी के तहत ओबीसी के लिए एक आयोग होगा। साफ साफ सा ये मुद्दा जो इस समय हमें दिखाई दे रहा है, 2024 में 7 न्यायाधीशों की इस समय बेंच पुनर्विचार कर रही है कि एससी एसटी को जो समुदाय है उसमें क्रीमी लेयर लानी चाहिए या फिर नहीं लानी चाहिए। और इसके आने के बाद एससी एसटी के आरक्षण के अंतर्गत भी सूचियां बन जाएंगी और इसका हो जाएगा वर्गीकरण। तो हम मतलब यही कहेंगे कि न्याय थोड़ा देर है लेकिन होता अवश्य है। इसीलिए देश की न्यायपालिका के ऊपर हम सभी को अंधविश्वास है और हमें अंधविश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहिब अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारत में किसी का शासन नहीं होगा, किसी का प्रशासन नहीं होगा, यहां सिर्फ कानून का शासन होगा, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, क्योंकि कानून के समक्ष सब एक समान है। इसीलिए सबको एक समान अवसर की समानता मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।